होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज कक्षा 10 क्लास 10th का 10th सेक्शन का आज हम अगला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे एक पूरा फॉर्मेट बनाया है, लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, किसी चीज का लगातार चलने के संबंध में। जो चीज लगातार चल रही है, उस चल रही बात या चीज को दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम हमारी पुस्तक में भी जब कोई लाइन्स इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम आसानी से उसको इस टेंस के माध्यम से उसको हिंदी में उसको सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा समझेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं इस तरह पूरे इस फॉर्मेट को समझें। सबसे पहले आप देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो मुख्यतः जब किसी हिंदी वाक्य को देखें तो उसकी पहचान के तौर पर सबसे पहले वाक्य के अंत में उसकी हिंदी में पहचान देखी जानी चाहिए, और वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब जैसे कि वह विद्यालय जा रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वह मंदिर जा रही है, वह एक गाना गा रहा है। अब देखें, इन वाक्यों के पीछे रहा है, रही, रहे, ये शब्द जो आते हैं, जो वाक्य को बताते हैं कि वाक्य में कौन सी गतिविधि चल रही है। तो अगर हम इसी वाक्य को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का सोचें तो किस तरह होगा, वो इस टेंस में होगा। लेकिन उससे पहले इस टेंस की अंग्रेजी में पहचान जानना जरूरी है। आप देखें अंग्रेजी में पहचान, तो अंग्रेजी में पहचान इसकी है HMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस की एक पहचान है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अब देखें, यहां पे है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, सरल और सीधा वाक्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे लिखा है। सब्जेक्ट HMR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखें, एक हिंदी में वाक्य लिखा गया है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब मैं इसे जैसा कि इस टेंस के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेट के तहत, इसके स्ट्रक्चर के तहत मैं इसको अंग्रेजी में बदल रहा हूं। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। जैसा देख सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और बाद में इसका ऑब्जेक्ट तय हो गया। इस तरह हमने इसको सही अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उसके बाद आप देखें नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगा हो, नहीं का भाव। तो नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य को समझने के लिए देखें, जैसा कि एक सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। तो आप देखें कि इसका सबसे पहले जो नेगेटिव फॉर्म में जो इसका सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, वो देखें। सब्जेक्ट HMR प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हुए आप इस हिंदी वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, इस नेगेटिव वाक्य को आप अंग्रेजी में सही तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। I am not reading a book. I am not reading a book. उसके बाद आप देखें कि मेरा तीसरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य।
तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें आप किसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या प्रेजेंट सर्कमटेंस में आप किसी को कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो आप देखें इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है? तो ये एक तरह का प्रश्न है, ये एक तरह का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न है जिसको अगर हम इंग्लिश में अगर किसी को पूछना चाहे तो उसका जो प्रश्न है वो वर्तमान के तहत चलने वाले कार्य के तहत जो कार्य जारी है उस जारी रहने के दौरान हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ इस तरह बनाएंगे जैसा कि आप देखें, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। और जैसा कि इसके पीछे एक प्रश्नवाचक सिंबल भी रहता है, उसका चिन्ह रहता है। अब उसी क्रम में आगे ये तो हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो स्ट्रक्चर्स है जिसके तहत हम किसी सेंटेंस को हिंदी या इंग्लिश में बढ़ाते हैं, हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में। लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ नियम भी हैं। वो नियम हमारे ज़्यादातर इस तरह काम आते हैं कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस बोर्ड एग्जाम्स में जब इनसे रिलेटेड हमारे करेक्ट वर्ब फॉर्म्स वाले जो सवाल आते हैं उन सवालों में इनके नियमों को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वो सवाल ही ग्रामर के उस सेक्शन के तहत आते हैं। जैसा कि 10th बोर्ड के हमारे सेक्शन सी में इसके सवाल आते हैं जो आधे नंबर के होते हैं, 8 सवाल होते हैं और उस सवालों के तहत इसके कुछ नियम भी अपन देखेंगे। लेकिन पहले ध्यान दें कि हमें इसकी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखें कि नियम 1, यदि हमारा सब्जेक्ट जो हमेशा सकारात्मक वाक्यों में पहले आता है, अब देखें ही, सी, इट या कोई नाम या कोई सिंगुलर फॉर्म हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब एज लगेगी। क्या लगेगी? एज। दूसरा नियम, यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल फॉर्म हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। क्या लगेगी? आर। उसके बाद आप इसका नियम तीसरा देखें, यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, है ना। अब उसके बाद आप देखें कि इनके बेसिक नियमों के तहत हर टेंस के अपने अपने कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेष्य। तो इनके कुछ एडवर्बियल्स जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, these days, now, at present। ये कुछ एडवर्बियल्स आप जैसा कि बोर्ड में देखें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, आप इनको ध्यान से देखें क्योंकि इनका जब भी हमारे बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं तो इन एडवर्बियल्स का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा कि हम आगे इसको उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन जो हमारी इसकी बेसिक बातें हैं वो हमें समझना जरूरी है। उसके बाद कुछ इनके रूल्स इस टेंस को लेकर, कुछ इसके नियम ऐसे हैं जो यथावत है और कई बार हम ऐसे सवालों का भी सामना करते हैं कि वो सवाल एक से प्रतीत होते हैं और उसमें एडवर्बियल किसी और टेंस का एडवर्बियल अगर आ जाए तो हमें भ्रमित नहीं होना है। हमें नियम याद रखने, नियम को देखते हुए बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवालों का हम सही तरीके से हल कर पाएंगे। कैसे? देखें, नियम 1, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के लिए, पूर्व नियोजित ऐसा कोई कार्य जो पहले से तय है, जो पहले से तय है कि निश्चित है कि ये कार्य हमें आने वाले समय में हमें ये कार्य करना है। तो आप देखें, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक। हरी अगले सप्ताह, हरी अगले सप्ताह यानी जो आने वाला सप्ताह है उस सप्ताह में हरी यहां आ रहा है। तो आप देखें, वैसे ये नेक्स्ट वीक जो एडवर्बियल है ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का है, लेकिन इस वाक्य में आप देखें कि हरी को लेके पहले से ही
कि कोई कार्य पूर्व सुनियोजित है। जब पूर्व सुनियोजित है तो उस दौरान ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर दोहराऊंगा, ऐसे सवालों का हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में जब करेक्ट वर्ब फॉर्म को लेकर सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल जो नियम के साथ होते हैं आते हैं, तो उसमें आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका नियम है टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें कोई चीज अस्थायी, मतलब उसका निश्चित अभी कोई मापदंड नहीं है, अस्थायी कुछ समय के लिए, है ना। तो टेम्पररी सिचुएशन के लिए हम देखें, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। ही इज स्पेंडिंग द समर इन यूरोप। वह, ये जो समर की छुट्टियां हैं, जो समर का समय है, गर्मी का समय है, वह यूरोप में बिता रहा है। मतलब कि वो वापस आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि स्थायी तौर पे वहीं रहेगा या वहीं रह रहा है, वो उस समय को गुजारने के लिए इस समय यूरोप में है। तो आप देखें इसमें क्या शो हो रहा है, इस वाक्य में ये दिखाया जा रहा है कि टेम्पररी सिचुएशन है, अस्थायी न कि स्थायी। तो उस दौरान प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। ये बोर्ड पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा नियम, जब किसी वाक्य में हम डेवलपमेंट यानी विकास, प्रोग्रेस यानी प्रगति, उन्नति, है ना, ऐसे वाक्यों में जहां पे डेवलपमेंट, विकास और प्रोग्रेस, उन्नति को दिखाना है, तब अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। जैसा देखें, योर हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग। तुम्हारा हस्तलेखन धीरे धीरे, कहें तो उसमें सुधार हो रहा है। तुम्हारी हैंडराइटिंग, तुम्हारे हस्तलेखन में सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा मतलब प्रोग्रेस हो रही है ना। तो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। अक्सर बोर्ड पैटर्न में सीधे सीधे ऐसे सवाल जब आते हैं तो उसमें कोई तरह का एडवर्बियल नहीं होता है, तो क्या करें, तो उस समय इनके नियम ही हमें इन सवालों को हल करने में मदद करते हैं। तो आप जैसे देखें कि इसमें प्रोग्रेस शो हो रही है ना, प्रोग्रेस शो हो रही है, तो आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिल करेंगे। आगे इसके एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। इसका चौथा जो नियम है वो है, जब किसी कार्य को जल्लाहट या झुंझलाहट, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब झुंझलाहट, घबराहट। जब हम किसी कार्य में कोई तरह की घबराहट या जल्लाहट या अपना एक तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं कुंठित, एकदम से परेशान होकर, है ना। तो ऐसी किसी लाइन में हम परेशान होकर किसी चीज को दिखाते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देके समझिए, द स्कूटर इज ऑलवेज ट्रबलिंग। अब देखें कि इसमें एक एडवर्ब आया है ऑलवेज, एक वर्ड आया है ऑलवेज। जैसा कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ऑलवेज जो एडवर्बियल है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और यहां पे भी आया है, तो आपको भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ इसका नियम जो है वो भी क्लियर है। क्योंकि इसने बताया है कि जब किसी कार्य में आप जल्लाहट मतलब झुंझलाहट दिखाते हैं तो वहां ऑलवेज का प्रयोग होता है, और ऐसी स्थिति में वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग आप करेंगे, न कि प्रेजेंट सिंपल का। क्यों? कि नियम आपका क्लियर है, आप इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो। आपको उसमें यही देखना है कि क्या इस वाक्य में कहीं पर कोई झल्लाहट, झुंझलाहट, घबराहट या कोई तरह की परेशानी नजर आ रही है। वो वाक्य को आप जब पढ़ने के दौरान ही समझ जाएंगे। तो ऑलवेज भले आया है, लेकिन आप वाक्य का जो वास्तविक जो नियम है झल्लाहट, वो समझ के इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरेंगे। जैसा कि मैंने इसके नीचे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मैंने कुल 3 एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का मुख्य आधार यह है कि पूरी अंग्रेजी भाषा का जो प्रथम जो बेसिस आधार है वो है टेंस। क्योंकि टेंस हमें उन किताबी हमारे पाठ्यक्रम के जो अध्याय हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, उनकी भाषा को समझने में मदद करते हैं। हम उनको सही
हिंदी में ट्रांसलेट कर पाते हैं, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में, अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में। तो इसीलिए टेंस हमारे लिए मुख्य आधार है और इसी टेंस के आधार पे आगे हमारा ग्रामर का स्तर धीरे 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 बढ़ता जाता है। उसमें ग्रामर के और भी सेक्शन जोड़ते जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और भी स्टोरी राइटिंग, जो भी हमारा राइटिंग सेक्शन है, कंपोजिशन है, जो भी हमारा वोकेबुलरी, ग्रामर, सब कुछ टेंस के आधार पर आगे आगे बढ़ता जाता है। इसलिए टेंस को समझना भी जरूरी है। और ये जो मैंने 3 सवाल आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये हमारे ग्रामर में सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत जो आधे नंबर के जो 8 सवाल आते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो अभ्यर्थी है, जो छात्र छात्रा है, वो इनको कैसे करें। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। ही ब्लैंक यानी खाली जगह है ये, और आगे ब्रैकेट में एक वर्ब दी गई है, इन द फील्ड नाउ। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से अभ्यर्थी कभी भी बोर्ड परीक्षाओं में या क्लास टेस्ट में इसको लेके असमंजस में न रहें और कोई तरह की जल्दबाजी न करें। सेंटेंस को बहुत आराम से पढ़ें, सेंटेंस की वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करें। आप देखें इस पूरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ही है, और इस सेंटेंस को जब हम धीरे धीरे देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहले हमने एक चीज नोटिस की वो है इसका एडवर्ब। हमने इसमें एक एडवर्ब पाया, नाउ। क्या पाया? नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी, अब, अभी। तो अब देखें कि नाउ किस टेंस का एडवर्ब है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी। जब आपको ये पता चल गया कि नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, तो अब आपको एक बात क्लियर है कि हमें इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फिल करना है। तो सबसे पहले देखें कि क्या ये आपका वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ये हमें देखना है, क्योंकि ऐसे तो हम कुछ भी भर लेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या इसके पीछे कहीं पर क्वेश्चन मार्क आया है? नहीं आया, तो ये इंटरोगेटिव नहीं है। क्या इस वाक्य में कहीं पर नॉट आया है? नॉट नहीं आया है, नहीं आया, तो ये नेगेटिव नहीं है। अब क्या रहा? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य रहा ना। तो आप सकारात्मक वाक्य के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको यहां फिल करना है। जैसा कि स्ट्रक्चर में पहली चीज है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया है ना, आ गया ना। उसके बाद क्या है? इज, एम, आर, है ना। तो जैसे कि ही है, तो आप देखिए मेरा नियम, ही, सी, इट या कोई नाम हो, सिंगुलर फॉर्म हो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एज। आपने भर दिया एज। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है? रन, है ना। तो नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो पहले ये फर्स्ट फॉर्म, ये जो रन है, ये व्यवहार समझा लिख देंगे। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? पीछे आईएनजी लगा दीजिए, है ना। तो आपने क्या किया? इसके बाद इसकी फॉर्म लगा दी, है ना। तो ये आपका तैयार हो गया सेंटेंस, और ये आपको आधा नंबर इसका मिल जाएगा। उसी तरह आप इसका दूसरा सेंटेंस देखें, जो कि उसी तरह आपको फॉलो करना है। अब देखें क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आया है? नहीं आया है। क्या इसमें नॉट आया है? हाँ आया है, नॉट आया है। ये नॉट आया, इसका मतलब ये सेंटेंस नकारात्मक है। ठीक। अब हालांकि जैसे कि मैंने बताया, हमें ये भी देखना है कि इसमें कौन सा टेंस का फॉर्मेट भरा जाएगा। तो इसके अंदर आप पूरे सेंटेंस में देखें तो ये एक एडवर्ब आया है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किस टेंस का एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये हमें पता चलते कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, हम सीधे इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे। नॉट आया है, इसका मतलब ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये रहा नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसा कि सब्जेक्ट सी है, नियम क्या कहता है? यदि आपका सब्जेक्ट सी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एज। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जैसा कि आपको याद है, आपको पता है, आप उसके बाद लगा देंगे नॉट। फिर प्ले, जो फर्स्ट फॉर्म है आपने लिख दिया प्ले, प्लस आईएनजी, प्लेइंग। बस ये आपका हो गया, वेरी इजी। उसके बाद आप इसका तीसरा स्ट्रक्चर, जैसा कि उसी तरह आपको जो पीछे आपने देखा वैसे ही देखना है
कि आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन मार्क आया है ना, क्वेश्चन मार्क आया है, मतलब ये इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, जैसा कि आप देखते हैं इंटरोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे इज एंड आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पहले देखेंगे, अक्सर छात्र छात्रा इसमें यूं गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं कर पाते। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, ये सी है, सी के साथ क्या लगेगा? एज। तो हम एज का आई कैपिटल होगा, कई बच्चे आई को स्मॉल कर लेते हैं, नहीं, बड़ा आई एस, एज सी, स्लिप पहले आप लिखते हैं, उसके बाद आई एन जी, स्लिपिंग, एज सी। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत सेंटेंस को समझेंगे। अब जैसे देखिए कि आपके सामने एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले इस सेंटेंस को ये समझना कि किस टेंस है। तो इसके लिए हमें इसमें सबसे पहले इसका देखा जाए तो इसका एडवर्बियल हमें देखना होगा। तो इसमें जो एडवर्बियल है वो एट दिस मोमेंट है ना। तो एट दिस मोमेंट किस टेंस का एडवर्बियल है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ये पता चलती हमें सबसे पहले यही देखना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव है ना, सीधा सरल बात है। जैसा कि ही आया है, ही के साथ लग जाएगा इज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि दी गई है सिंग, आप सिंग लिखते हैं, और उसके बाद इसमें आप लगा दें आई, सिंगिंग। हो गया ना, ये आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तहत तैयार हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आप देखें, सी खालिस्तान कुक फूड नाउ। इसमें जैसा कि एडवर्बियल दिया गया है नाउ, तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, और ये सेंटेंस चूंकि सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो सी आया है, सी के साथ लग जाएगा इज कुक, आप यहां लिख दें, और आईएनजी, सी इज कुकिंग फूड नाउ। तीसरा सेंटेंस जैसा कि लिखा गया है, राम ब्रैकेट में राइट अ लेटर एट दिस टाइम। इसमें जैसे कि हमने एडवर्बियल को पहचानना है, तो ये है एट दिस टाइम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है। तो इस एडवर्बियल को देखते हुए इस सेंटेंस की जो पहचान हम करते हैं वो है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के तहत सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आप देखिए राम है जो कि नाम है ना, नेम है, जैसे कि हमने नियम में देखा, और उसके बाद जो राम के नाम है तो उसके साथ लग जाएगा इज, फिर आप राइट लिखते हैं, और उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। राम इज राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर अब फोर्थ सेंटेंस देखें, दे खालिस्तान नॉट रिपेयर अ ब्रिज इन दीज डेज। तो जैसा कि आप देखें इस सेंटेंस में जो दीज डेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवर्बियल है, दीज डेज। तो उस हिसाब से उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरा जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस नकारात्मक है। क्यों है? क्योंकि इसमें नॉट आया है। तो इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हुए आप कैसे भरेंगे? क्योंकि ये दे आया है, तो दे सब्जेक्ट, इसके साथ हमेशा आर आता है नियम के हिसाब से। तो दे आर नॉट रिपेयर, पहले आप रिपेयर लिखते हैं, रिपेयर पीछे आईएनजी लगा दें। ये आपका सेंटेंस पूरा तैयार हो गया। फिर पांचवा सेंटेंस, क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखें, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क आया है, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो यहाँ पे चूंकि सीता एक नाम है, तो यहां क्या लग जाएगा? एज, एज में आई बड़ा होगा, एज सीता। डांस आया है तो डांस प्लस आईएनजी, फिर सीता डांसिंग एट दिस इवनिंग। क्योंकि आपने इसका एडवर्बियल देख चुके थे, तो आपको एडवर्बियल से पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इस तरह हम ऐसे बोर्ड्स पाठ्यक्रम में या हमारे क्लास टेस्ट में ऐसे सवालों को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। स्टे एंड सेव एट होम।